नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनर्जीवन, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यह हमारे यहाँ एमए सेकेंड सेम के विकासशील देशों में तुलनात्मक राजनीति और कुछ विश्वविद्यालयों के फर्स्ट सेम में तुलनात्मक राजनीति के प्रश्न पत्र में शामिल है। हमारे यहाँ ऑटोनॉमस कॉलेज में भी ये सेकेंड सेम में है ये चैप्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा विद्यार्थियों को मुश्किल भी लगता है चैप्टर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। हालांकि कोई भी मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, और पॉलिटिकल ये नेट के सिलेबस में भी है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जब रिटन टेस्ट होता था नेट में थर्ड पेपर, तो ये अक्सर कई बार पूछा भी गया है ये सवाल को, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी वाले वीडियो में पॉलिटिकल थ्योरी का काफ़ी डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं, तो उस पर हम ना जा करके इसके डिक्लाइन और रीस्टैब्लिशमेंट पर बात करेंगे। फिर भी एक बहुत ही संक्षिप्त रिकैप हम आपको दे देते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी, जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, ये अपने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से इस अर्थ में भिन्न है कि यह व्यवहारवाद, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और विज्ञानवाद, यानी कि किसी चीज को सिद्ध करके ही उसको मानने की प्रवृत्ति पर आधारित है, एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। नेचुरल साइंसेस के टूल्स का इस्तेमाल करती है राजनीति विज्ञान में, राजनीति को विज्ञान बनाने के लिए। अब डेविड ईस्टन इसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिन्होंने यह इस बार ध्यान दिलाया कि ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, जो हम प्लेटो और उसके पहले से लेकर के मार्क्स तक की पॉलिटिकल थ्योरी है, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसके आधार पर ही हम चीज़ों को देखते आए हैं और आज की राजनीतिक समस्याओं का समाधान हम उससे करना चाहते हैं। तो इस वजह से अब वह हमारे लिए कोई मददगार नहीं है। आज का 20वीं शताब्दी का, और विशेषकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बात उन्होंने कही थी, ये किताब लिखी थी, ये रिसर्च पेपर लिखा था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया एकदम भिन्न दुनिया है और इसकी राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की नए नए देशों में बन रही। तो काफ़ी चर्चा मैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस वाले एपिसोड में कर चुका हूँ, इसमें को आप जरूर देखिएगा तो आपको काफ़ी डिटेल समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिंक्ड है ये। हम इसके पहले के आप वीडियो देखेंगे तो ये बातें काफ़ी अच्छे ढंग से स्पष्ट हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये पुराने राजनीतिक सिद्धांत से अलग है। मैं इसके पहले थियरी वाले में काफ़ी इसको डिटेल बता चुका हूँ। तो 1951 में डेविड ईस्टन ने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में उन्होंने बताया कि ये कहा कि पुराना राजनीतिक सिद्धांत की कोई अब ज़रूरत नहीं है, हमें नए राजनीतिक सिद्धांतों की ज़रूरत है जो नई समस्याओं के समाधान कर सके। तो उन्होंने और ये कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, रेलेवेंस इसका कम हो गया है। इसी को कहा गया डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन। तो ये प्रश्न क्या क्या वाकई पतन हो गया राजनीतिक सिद्धांत का? उन्होंने 3 लॉजिक दिए, 3 तर्क दिए डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। 3 बहुत सारी बातें हैं लेकिन 3 मेजर तर्क है। उन्होंने कहा कि एक तो ये उस समय की परिस्थितियों का परिणाम था। प्लेटो का दर्शन प्लेटो के समय की परिस्थिति का परिणाम था, अरस्तु का दर्शन अरस्तु की समय की परिस्थिति का परिणाम था। मैकियावेली की जैसी परिस्थितियां थी, अगर वैसे नहीं होती तो शायद मैकियावेली का द प्रिंस वैसे नहीं लिखा जा सकता था। उसी तरह जॉन लॉक के समय राजा और संसद के बीच जो स्ट्रगल था, जो हॉब्स के समय था, वो अलग था। लॉक के समय गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, प्रोटेस्टेंटिज्म का उदय हो चुका था। इन सब हालात की वजह से वो राजनीतिक दर्शन, जिसको हम राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं या उससे निकला हुआ सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, उस समय के हालात की देन थी। अब वैसे हालात नहीं है, तो इसलिए अब उस तरह की राजनीतिक सिद्धांत की जरूरत थी। पहला पॉइंट उन्होंने बताया। दूसरा कहा कि ये बहुत ज़्यादा इतिहासवादी है। दूसरा तर्क दिया कि हम पॉलिटिकल फिलॉसफी के इतिहास को ही राजनीति विज्ञान समझ लेते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है तो अरस्तु को पढ़ना है, प्लेटो को पढ़ना है, ठीक है, लेकिन वही राजनीति विज्ञान नहीं है। पूरा मिडिवल पीरियड है, पूरा उसके बाद मॉडर्न पीरियड है। तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, साइबाइन, बार्कर, मैकिलवेन, मैक्सी, एम फॉस्टर, इवनस्टीन, इन तमाम लोगों ने जो राजनीति विज्ञान की किताबें लिखी हैं वो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ही है एक तरह से। साइबाइन ने तो बिल्कुल सिलसिलेवार लिखा है, माइकल फॉस्टर ने लिखा, डनिंग ने लिखा, मैकियावेली पे अच्छा काम उनका। तो इन सब लोगों ने जैसे लिखा है
पॉलिटिकल साइंस को जैसे बताया, वैसे लग रहा है कि हम कोई इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा आर्गूमेंट था। दूसरा आर्गूमेंट डेविड ईस्टन का डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए। तीसरा उन्होंने दिया कि इन बातों से, इस जो राजनीतिक सिद्धांत, जो संप्रभुता का सिद्धांत था, बोले संप्रभुता का सिद्धांत अब रेलिवेंस उसका उतना नहीं है, क्योंकि अब वैसे मजबूत नेशन स्टेट नहीं है, अब डेमोक्रेटिक स्टेट है। वो राष्ट्र राज्य वाली कल्पना और धारणा अब उतनी मजबूत नहीं है। आज का जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, इससे बहुत सारे दबाव होते हैं, समाज का होता है, दबाव समूह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो कोई लेवियाथन जैसा संप्रभु नहीं है जिसका संप्रभु का आदेश ही कानून हो जाए। अब कोई ऐसा संप्रभु नहीं है जिसको जो आदेश दे और वो कानून हो जाए, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। तो उस तरह की जो राजनीतिक सिद्धांत है, आज की राजनीतिक समस्याओं के समाधान में सक्षम नहीं है। आज की राजनीतिक समस्याएं राजनीतिक कम सामाजिक हैं, राजनीतिक कम आर्थिक हैं। आज की राजनीतिक समस्याओं के साथ बहुत सारे उसके सोशल डायमेंशंस जुड़े होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका समाधान हम पुराने राजनीति विज्ञान से और पुराने राजनीतिक सिद्धांत से नहीं कर सकते। डेविड ईस्टन के ही जैसे 3 बातें फिर मैं रिकैप कर देता हूँ। एक तो उस समय की परिस्थिति के परिणाम से उस समय की परिस्थिति की परिस्थिति में बहुत अंतर है। 20वीं और 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत अंतर है। दूसरा कि इतिहासवादी है, बहुत ज्यादा इतिहास पे चलता है, ऐसा लगता है कि राजनीति विज्ञान का मतलब राजनीतिक चिंतन का इतिहास। तीसरा यह है कि वह सिद्धांत आज की समस्याओं के सबका समाधान करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद एक और नाम आता है जिन्होंने बहुत मशहूर है इस बात के लिए, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिखने के लिए ही, उनका नाम है अल्फ्रेड निको कोबा। इन्होंने भी कई तर्क दिए, जिन्होंने 3 मेजर तर्क इनके भी है। तो इनको जब आप प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो कॉन्सेप्ट वाली बात लिखिएगा जो मैंने आपको बताई, उसकी परिभाषा, जैसे परंपरागत और राजनीतिक आधुनिक दोनों मिला के जो परिभाषा बताई उसको लिखेंगे, और अवधारणा हो जाएगी। इसके बाद लिखने का, लेक्चर के आखिर में लिखने का पद्धति आपको बताएंगे, 600 शब्द में एक अच्छा आंसर इस पर कैसे लिखा जाएगा। अल्फ्रेड निको कोबा ने भी 3 बातें की। एक तो उन्होंने परिस्थिति वाली ही बात की, दूसरे तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि प्लेटो का ग्रीक यूनानी राजनीतिक चिंतन के समय जैसा समाज था, वह एक स्थिर समाज था, उसमें इतना टर्बुलेंस नहीं था, और लोग बड़े मोरालिटी वाले लाइफ जीते थे। आज का लाइफ जो है वो थोड़ा सा फास्ट है, आज वैसी परिस्थितियां नहीं है। हॉब्स के जमाने का जैसा समाज था वैसा समाज आज नहीं है। तो उस समय की जो पॉलिटिकल डायमेंशंस थे, पॉलिटिकल लाइफ थी, अलग थी। उस समय की लाइफ पॉलिटिकल कम थी, सोशल ज्यादा थी। आज की लाइफ में पॉलिटिकल ज्यादा है सोशल से। सोसाइटी भी उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष चलता है। हम उसको भी तब तक अमेरिका में काफी प्रेशर ग्रुप्स वगैरह बहुत डेवलप हो गए थे, बहुत नई नई थ्योरीज आ गई थी, तो इसलिए ये कहा जाता है कि अब वो सब एलिमेंट जो पहले थे ही नहीं वो अब है। तो इसलिए वैसी परिस्थितियां जैसी अब है पहले नहीं थी। तो वैसी परिस्थितियों के आधार पर आज के राजनीतिक विज्ञान को नहीं समझ सकते। अल्फ्रेड निको कोबा का पहला ये मजबूत तर्क था। दूसरा ईस्टन का वही उन्होंने तर्क लिया कि इतिहासवादी है, ये हद से ज्यादा इतिहासवाद का, हर बात में वो इतिहास में जाता है। इतिहास से सीखना है, इतिहास को अध्ययन वर्तमान को समझने के लिए जरूरी है। अगर हम आज स्वतंत्र इच्छावाद की व्याख्या करते हैं, लिबर्टेरियनिज्म की बात करेंगे, तो लिबर्टी के बारे में पढ़ना हमें जरूरी है। लेकिन उस वक्त की लिबर्टी आज की लिबर्टी जैसी थ्योरी नहीं है, उसमें संशोधन हो गया है। तो ये अब एक जैसे नहीं रहेंगे। तो इतिहासवाद का उन्होंने खंडन किया। दूसरी एक नया जो तर्क दिया उन्होंने, मजबूत तर्क दिया, वो था डेमोक्रेसी के बारे में। उन्होंने कहा कि जब पेराक्लीस के जमाने का प्रजातंत्र था, जो ग्रीक जमाने में जहाँ जहाँ प्रजातंत्र थे, बाद में जो प्रजातंत्र थे या राजनीतिक दल की जो बर्क ने परिभाषा दी, वैसी राजनीतिक दल की परिभाषा अब नहीं चलती है। अब राजनीतिक दल वैसे नहीं है, और उस तरह का प्रजातंत्र वो नैतिक प्रजातंत्र था। मोरालिटी हाईएस्ट प्राइड था, हाईएस्ट वैल्यू थी। अब मोरालिटी अभी भी वैल्यू है, लेकिन आज का प्रजातंत्र थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा मैथमेटिकल है, न्यूमेरिकल है। इसमें गणितीय संख्याएं चलती है। पार्लियामेंट में बहुमत इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुमत बनाने के लिए बहुत सारी अन्य चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसका कहीं किसी कानून में जिक्र नहीं होता है, और वो सब फंक्शनल हैं, तो उन पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आज का जो प्रजातंत्र है, ये परंपरागत प्रजातंत्र से बहुत ज्यादा बदल चुका है। ये बात वो मिड 50s में कह रहे हैं, है ना, उसके बाद 60s 70s तक ये बात आती है।
तो ये तमाम तर्क उसी समय आ रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के और उसके कुछ समय के बाद। तो ये 3 बातें उन्होंने कही। उन्होंने भी कहा इतिहासवाद, उन्होंने भी कहा कि पर आज की का जो पॉलिटिकल लाइफ है थोड़ा सा एक्टिव है, थोड़ा टर्बुलेंट भी है, थोड़ा सा मतलब उथल पुथल भी भरा हुआ है, और उस जमाने उथल पुथल स्थिर भी था और उथल पुथल ज्यादा था। आज के ज़माने में व्यवस्थाएं स्थापित हो गई हैं, जो उथल पुथल है वो सामाजिक राजनीतिक जीवन में है, बाकी राज्य परिभाषित हो गए हैं, राज्य की सीमाएं परिभाषित हो गई हैं। तो ये थोड़ा सा उतना विध्वंसकारी समाज नहीं है 16वीं 17वीं शताब्दी जैसे। तो आज का समाज, आज की राजनीति उस समय से अलग है, तो समस्याएं भी अलग होंगी। तो इस समस्या का समाधान उस जमाने की समस्या नियम से नहीं हो। अब आते हैं इसके बाद उनका जो तीसरा तक था प्रजातंत्र का। अब ये सब चीजें ऐसी हो रही थी 50s और 60s में, ये उसके बाद व्यवहारवादी आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद के बाद ईस्टर्न ने, दोनों को व्यवहारवाद वाले आप लेक्चर को देखिएगा, उसमें ईस्टर्न ने ये संतुलन बना दिया मूल्य और तथ्यवाद के झगड़े के बीच में उन्होंने। तो ये मान लिया गया कि ये पॉलिटिकल फिलॉसफी का, अब ये पॉलिटिकल थ्योरी परंपरागत नहीं चल रही। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे काम हुए और हो रहे थे जिन्होंने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, प्लेटो के ज़माने का सिद्धांत, हाब्स के ज़माने का सिद्धांत, उसके महत्व को पुनर्प्रतिष्ठापित किया, उधर पुनः ध्यान केंद्रित किया। और उसके बाद ये माना जाने लगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का रेलेवेंस कभी भी खत्म नहीं हो सकता, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। जब आप इसको लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्जीवन, तो 2-4 लाइन में इसी तरह की भूमिका लिखने के पश्चात 4 नाम इंपॉर्टेंट लिखेंगे। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये 4 नाम अलग अलग चीज़ों के बारे में कहते हैं। संक्षेप में मैं बताता चलता हूँ। इसमें सबसे पहला नाम है लियो स्ट्रॉस का। लियो स्ट्रॉस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के में, ये इनका लियो स्ट्रॉस का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आया ईस्टर्न से काफ़ी पहले, जब ईस्टर्न परंपरा, ये आधुनिकता, ये सब मूल्य तथ्य विवाद शुरू हो रहा था, जब आपके भी लुडिन वॉन बर्टालेंफी ने केवल शुरू किया था इसको, सिस्टम थ्योरी को, उसके कुछ ही दिन बाद इनकी किताब आई थी 1936 में, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हॉब्स, लियो स्ट्रॉस की। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हॉब्स में उन्होंने वो हॉब्स के समझौतावाद को पुनर्जीवित करते हैं। उन्होंने स्पिनोजा पे किताब लिखी, नीत्शे पे किताब लिखी, मैकियावेली पे लिखी स्ट्रॉस ने, और उन समय के पॉलिटिकल फिलॉसफी के रेलेवेंस को स्थापित किया। तो एक नाम याद रखिए इंपॉर्टेंट, लियो स्ट्रॉस। दूसरा नाम आता है आइजा बर्लिन का। हिंदी किताब में कहीं इसियाहू बर्लिन लिखा है, कहीं आइजा बर्लिन लिखा है, कहीं आइसा बर्लिन लिखा है। आइजा आखिर में एच आता है, ले आइजा ऐसे भी करते हैं। आइजा बर्लिन, इनकी किताब का नाम है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है स्वतंत्रता पर। आप शुरू से करेंगे तो खत्म लगभग इसी की किताब पे आगे होगी। इन्होंने स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत को स्थापित किया कि स्वतंत्रता पर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा देंगे तो उस रूप में स्वतंत्रता नहीं रहती है। एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता अपने नकारात्मक रूप में ही संभव है। थोड़ा जटिल थ्योरी है, थोड़ा सा लंबा इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन आप आंसर में इसका उल्लेख कम से कम जरूर करेंगे तो अच्छा है कि 4 एसेज ऑन लिबर्टी, आइसा बर्लिन, और इसको भी लिखना जरूरी है कि इन्होंने स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत को पुनः स्थापित किया। इसके बाद माइकल ऑक्सफोर्ड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लास्की के उत्तराधिकारी थे, और इन्होंने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पर काम किया। ऑन ह्यूमन कंडक्ट बहुत मशहूर किताब है इनकी, ऑन ह्यूमन कंडक्ट, मानवीय व्यवहार पर, उनकी कंडक्ट पर। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीति का आभार, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है जो पहले ही मिला। तो हमें राज्य की बात क्यों माननी चाहिए, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या होता है, तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की थ्योरी इन्होंने स्थापित की। तो चौथा नाम है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, वो नाम है जॉन रॉल्स का। सुना होगा नाम आपने जरूर, जॉन रॉल्स की जो किताब है थ्योरी ऑफ जस्टिस, काफ़ी जटिल सिद्धांत उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है न्याय का, और वितरणात्मक न्याय को उन्होंने स्थापित किया। और थ्योरी ऑफ जस्टिस
जस्टिस एज फेयरनेस, बहुत बाद में, पहली वाली किताब की काफ़ी बाद की किताब आई, आखिरी आखिरी। तो ये जो 4 नाम आपको मैंने बताया, लियो स्ट्रॉस, माइकल लॉकशॉट, आइजा बर्लिन और जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की जो थियोरी ऑफ जस्टिस है, एक 1.5-2 लाइन में अगर उसके बारे में बताया जाए, 3 लाइन में, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने न्याय के उस सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की कि जो न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये लोग जो है, एक बात और याद रखिएगा कि 20वीं शताब्दी में जो अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो ब्रिटिश थे, जो यूरोपियंस, इनके रचनाओं की पृष्ठभूमि में कहीं के दिमाग में एक मार्क्सवाद और साम्यवाद का जवाब देने वाली बात जरूर रहती थी। मार्क्सवाद क्या कहता है? समाजवाद, सबको बराबर से दे दिया, समाजवादी सबको, कोई काम नहीं करे तो भी उसको मिलना चाहिए। थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो कहते हैं कि पूंजी का, संसाधनों का संकेंद्र अन्यायपूर्ण संकेंद्र, यानी कि एक आदमी के पास ज्यादा हो गया, बाकी के पास कम हो गया, वो भी जस्टिफिकेबल है अगर उससे अधिक से अधिक लोगों को, अधिकांश लोगों को लाभ होता है। थोड़ा सा जटिल थ्योरी देते हैं, लेकिन उसका मूल्य ही कि अधिकांश लोगों को लाभ होना, न्यायपूर्ण होना, वो कंडीशन ज्यादा जरूरी है। और अगर उसके लिए अगर आप मेन थ्योरी से थोड़ा डेविएट होते हैं तो वो भी जस्टिफिकेबल। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में उसने न्याय की, वितरणात्मक न्याय को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। तो नगरात्मक स्वतंत्रता, आइजा बर्लिन, न्याय पुरानी थ्योरी को, जॉन रॉल्स, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, माइकल लॉकशॉट, लियो स्ट्रॉस, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हॉब्स, मैकियावेली, स्पिनोजा और नीत्शे को। तो ये जो 3-4 लोगों के मेजर काम थे, ये 1930-36 से ही उन्होंने वो काम करे। बाद में तब बर्लिन तो बहुत बाद में आए। तो इन लोगों के जो काम थे, इसने बता दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल फिलोसफी का, राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है और कभी संभव नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल बताया था कि सबसे अच्छी व्यवस्था नहीं बने, लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था के जो जितना नजदीक है वो सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो ये, लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था का आदर्श तो रखना ही पड़ेगा, उस आदर्श को आप नहीं हटा सकते। आदर्श राज्य भले ही असंभव है, लेकिन आदर्श राज्य का ही आदर्श सामने रखना पड़ेगा, तभी आदर्श राज्य की ओर प्रगति हो सकती है। इसके बाद जीन ब्लांडेल आते हैं और कहते हैं, दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं कि न तो पॉलिटिकल थ्योरी का पतन हुआ था और न उसको पलट के, उसको पतन करके कोई नई थ्योरी बनी है। पुराने जमाने में भी अंतर विषयात्मक अध्ययन होते थे, प्लेटो के जमाने में भी अंतर विषयात्मक अध्ययन होते थे। प्लेटो का जो आत्मा का 13 विभाजन है, वो तो सीधे सीधे मनोविज्ञान से संबंधित है। उसके बाद मैकियावेली का पूरा दर्शन देखिए, हॉब्स का फिलॉसफी देखिए कि वो तो अणुवाद को, वो पदार्थ की गति का मनुष्य के मानस पर, उसके मस्तिष्क पर असर पड़ता है, ऐसा बताते हैं। तो अंतर विषयात्मक अध्ययन कोई नई बात नहीं थी, पॉलिटिकल थ्योरी का एक हिस्सा था। तो अब इसका बता देता हूँ आंसर लिखने का तरीका। यह है, क्वेश्चन है, मान लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत के क्या समझते हैं, उसका उदाहरण बताइए, उसके पतन और पुनर्जीवन पर लिखिए। तो अवधारणा बताएंगे, जैसा मैंने परिभाषा बताई उसको बताएंगे। उस परिभाषा में दोनों आ जाएंगे, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत की 5-6 विशेषताएं, आधुनिक की 5-6 विशेषताएं पॉइंट के रूप में लिख दीजिए। तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब बताइए राजनीतिक सिद्धांत का पतन। इसमें ईस्टर्न का डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कोबा का डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दोनों के तीनों तर्क और एक समरी टाइप का 3-4 लाइन का कि ये इस वजह से मानते हैं कि पतन हो गया। इसके बाद पुनर्जीवन में ही ये चारों को बताएंगे, लियो स्ट्रॉस, आइजा बर्लिन, जॉन रॉल्स और माइकल लॉकशॉट। और फिर ब्लांडेल का समन्वयवाद, ये लिख करके कि न पतन हुआ है न पुनर्जीवन हुआ, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही, आज आधुनिक राजनीति विज्ञान को हम नकार नहीं सकते, उसके बिना आज का आधुनिक राजनीतिक जो अध्ययन है, जो सोशियोलॉजी है, जो तमाम चीजें हैं, ये पॉसिबल नहीं है, वो उसी की देन है। उसका महत्व है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का भी महत्व। तो ये उपसंहार के रूप में इसको समाप्त करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे समझने की जरूरत है। उम्मीद है कि शायद मैं आपको समझा पाने में सफल हुआ हूँ। धन्यवाद।